आपको ये बताते चले कि तकनीकी गड़बड़ी के कारण थोड़ी देर के लिए हमारा ये कार्यक्रम इंटरप्ट हुआ है, थोड़ी देर के लिए थोड़ी सी बाधा आई है, कुछ तकनीकी गड़बड़ी हो गई है। लेकिन आप जुड़ जाइए हमारे साथ, आप अपने कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखिए, खबरों की चर्चा में आप भी शामिल हो जाइए। शाम को 6 बजे दिन भर की 6 बड़ी खबरों के साथ हर रोज़ हम हाजिर होते हैं। फेसबुक लाइव से जुड़ जाते हैं, आप भी जुड़ जाइए विमर्श न्यूज़ के फेसबुक लाइव से, फेसबुक पेज से जुड़िए। हमारे इस कार्यक्रम को आप पसंद करते हैं तो अपने कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखिए, खबरों की चर्चा में आप शामिल होइए। बढ़ते हैं आज की तीसरी खबर की ओर। तीसरी खबर बिहार की राजनीति में हलचल को लेकर है। बिहार की राजनीति में हलचल तब हो गई कि कल भक्त चरण दास जो कांग्रेस के बिहार प्रभारी हैं, एयरपोर्ट पर उतरते ही उन्होंने कहा कि राजद से अब हमारा कोई गठबंधन नहीं होगा और कभी नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अगले लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी और 40 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़ी करेगी। आज कन्हैया कुमार पटना में है। कन्हैया कुमार ने भक्त चरण दास की तारीफ में बहुत सारी बातें कही। कल कन्हैया कुमार कुशेश्वर स्थान और तारापुर इलाके में जाएंगे, जो कांग्रेस के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। लेकिन उन्होंने आते ही राजद पर हमला बोला था और ये कहा था कि पढ़े लिखे लोगों को मालूम नहीं कि भक्त चरण दास कौन है और उन पर वो वार कर रहे हैं। आज लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप ने कहा कि तुम कुछ भी अक्कड़ बक्कड़ बोलते हो, तुम्हें नहीं पता कि लालू जी अगर नहीं होते तो तुम भी शायद नहीं होते। अब ये राजद और कांग्रेस के बीच जो जंग छिड़ी है उसका क्या परिणाम होगा? क्या बिहार में एनडीए को बढ़त मिलेगी? एनडीए ज़्यादा सक्सेस हो पाएगी? गठबंधन टूट चुका पूरी तरह से? क्या अगले चुनाव में जिस तीसरे मोर्चे की बात कही जा रही थी, क्या वो बनने वाला है बिहार में? इन सब चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। ये पप्पू यादव भी अब कांग्रेस के समर्थन में खड़े हो गए हैं, लेकिन कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी तो क्या राजद तो सबसे बड़ी पार्टी है, तो क्या गठबंधन टूट गया? बिहार में उसकी उम्मीद खत्म हो गई? नहीं, मैं मानती हूँ कि भाई ये बहुत दुखद है। राजद को भी थोड़ा झुकना चाहिए और कांग्रेस को भी अपना एक पैक्ट बनाने की कोशिश करनी चाहिए इन लोगों से। लेकिन ये बड़बोलापन हमारे जो राजनीतिक आजकल के हो गए हैं, जिनमें कहीं कोई गहराई नहीं है, कहीं कोई वैचारिक सोच नहीं है। मैं खास तौर से तेजस्वी यादव के बारे में बात करना चाह रही हूँ कि भैया तुम इस तरीके से दूसरों को बोल करके हम अपने ऊंचा नहीं उठ सकते हैं। आपको थोड़ा झुक करके उसको अपने साथ लेना चाहिए। ये तेज प्रताप है, उनके बड़े बेटे। सॉरी, तेज प्रताप जी। अच्छा, मैंने गलत। हाँ नहीं, आप मैंने बात दोनों की ही है। तेजस्वी भी यही बोल रहे हैं, कांग्रेस के खिलाफ ही बोल रहे हैं। लेकिन इनकी मतलब मैं ये नहीं, किसी के भी ऊपर मैं कोई सवाल नहीं कर रही लेकिन इन लोगों को थोड़ी तो समझ होनी चाहिए कि जिस तरह की विपरीत परिस्थितियां अभी बनी है, बीजेपी को संताच्युत करना सबसे बड़ा काम होना चाहिए था। उसके लिए किसी हद तक जाकर के दोनों को कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। इस तरह की रणनीति से ये लोग कुछ हासिल नहीं करेंगे। एनडीए की सरकार आगे बढ़ेगी और वो फिर से जो स्थिति अभी बनी हुई है, जो सांप्रदायिक वातावरण खराब हुआ है, वो आगे भी खराब रहेगा। तो ऐसी स्थिति में मेरा ये मानना है कि ज़्यादा बड़बोलापन न कर करके अगर राजद के लोग सबको साथ लेके चले, अरे उनको ये सोचना चाहिए कि भाई हम केवल बिहार में हैं, कांग्रेस तो देश भर की पार्टी है, तो कैसे हम एक बनाए कि ताकि हम। अच्छा, झारखंड में भी कह दिया, झारखंड में भी लोग कह रहे हैं कांग्रेस के लोग कि वो तो बिहार की पार्टी है और उसका देश में कोई है नहीं, कांग्रेस का पूरे देश में है। कुशेश्वर स्थान सीट जिसको लेकर ये तनातनी है, वो सीट कांग्रेस की ही थी, तो फिर कांग्रेस को देना चाहिए था निश्चित रूप से। नहीं, अब कहीं छोड़ दो, कहीं आगे बढ़ जाओ, कहीं पीछे आ जाओ। इससे आपको अगर लॉन्ग टर्म फायदा होने वाला है तो स्ट्रेटजी यही होनी चाहिए थी। लेकिन ना तेज प्रताप में, ना तेजस्वी यादव में ये सोचने समझने की क्षमता। शायद आज लालू यादव होते तो इस तरह की का सीन नहीं होता। लेकिन आज राजनीति में लालू यादव सक्रिय नहीं है और मुझे लगता है कि इन दोनों बच्चों पे भी उनका कोई नहीं है। और इसीलिए वो पटना आ नहीं रहे हैं। उनको लग रहा है कि दोनों लड़ जाएंगे आपस में और फिर विरासत की लड़ाई। और नहीं, सबसे बड़ी चीज है कि वो खुद, अरे भाई जो कन्हैया कुमार आए हैं वो तो अपना एक वैचारिक बैकग्राउंड से आया है, एक संघर्ष कर करके अपने व्यक्तित्व को बनाया है। आप उसको भी अकड़म बकड़म बोलने वाली बात बोलते हैं। आप कहाँ से आए हैं? आप तो अपने पिता के पद को संभालने के लिए चले आए हैं। तो ये सब उनको भी समझना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं और उनको कितना हद तक इसमें
आगे बोलना चाहिए। चलिए, ये लालू प्रसाद यादव के बेटों की बात है। सोनिया गांधी की बेटी इन दिनों उत्तर प्रदेश में एक बड़ी चुनौती बन के खड़ी हो गई है योगी आदित्यनाथ के लिए। आज प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में 12,000 किलोमीटर की लंबी प्रतिज्ञा यात्रा की शुरुआत की, हरी झंडी दिखाकर उसकी शुरुआत की। और लखनऊ से बाराबंकी जाने के दौरान प्रियंका गांधी ने खेत में काम करने वाली महिलाओं के बीच जाकर वो बैठ गई, खेत में ज़मीन पर बैठ गई और महिलाओं से उन्होंने बातचीत शुरू कर दी। इसी दौरान महिलाओं ने उनको अपने हाथ से जलेबी खिलाई। जब महिलाएं उनको पराठा खिलाने लगी तो प्रियंका गांधी ने ये कहा कि मेरा भाई कहता है कि तुम मोटी हो रही हो, ज़्यादा मत खाओ। असल में प्रियंका गांधी महिलाओं से ज़्यादा घुल मिल रही हैं, उनसे बातचीत कर रही हैं, जगह जगह महिलाओं से मिल रही हैं। उन्होंने ये वादा किया है कि चुनाव में महिलाओं को 40% से ज़्यादा सीट महिलाओं को देंगे। लड़कियों के लिए स्मार्टफोन देने की घोषणा उनके मैनिफेस्टो में है। ये कई बातें जो कर रही हैं वो महिलाओं से जुड़ी हैं। प्रियंका गांधी एक तरह से आधी आबादी का जो वोट बैंक है उसके तरफ उनकी नज़र है और उसमें वो आगे बढ़ते दिख रही हैं। प्रियंका गांधी का जलेबी खाना या पराठा खाना खबर नहीं है। खबर ये है कि प्रियंका गांधी महिलाओं से घुल मिल रही हैं और महिलाएं रिस्पॉन्ड कर रही हैं और उनको समझ रही हैं। प्रियंका गांधी ने ये कहा कि मैं जानना चाहती हूं कि महिलाएं, गांव की महिलाएं या ये साधारण जीवन जीने वाली महिलाएं अपनी बेटियों का कैसे भरण पोषण करती हैं, उनका लालन पालन कैसे करती हैं। इन सब चीज़ों से ये पता चलता है कि प्रियंका महिलाओं के प्रति सजग सतर्क हैं और उस वोट बैंक पर उनकी नज़र है। महिलाएं भी उनको पसंद कर रही हैं। आप प्रियंका की राजनीति मुश्किल भरी है दूसरे दल के लोगों के लिए। प्रियंका दिन पर दिन आगे बढ़ रही है। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मेरी एक मित्र से एक चर्चा हो रही थी इस बारे में। तो एक तो ठीक है कि ये एक राजनीतिक स्टंट है, राजनीतिक तरीके से उसमें इंटरफेयर करने का, हस्तक्षेप करने का तरीका है कि वो अपनी राजनीति वहाँ फैलाना चाहती हैं, जो धीरे धीरे कांग्रेस सिकुड़ती जा रही है सभी राज्यों से, वहाँ वो करना चाहती है। और उन्हें और भी बहुत कुछ करना चाहिए, मैं ये मानती हूँ। मैं ये भी मानती हूँ कि प्रियंका गांधी बहुत सकारात्मक तरीके से काम कर रही हैं और जितना काम करें वो कम है। हाँ, और उनका जो नारा है अभी कि मैं लड़की हूँ और मैं लड़ सकती हूँ, ये बहुत अच्छी बात है। और मैं तो साथ में ये भी कहना चाहती हूँ कि वो कम से कम ये ध्यान दें कि ये जो अभी इस तरह के पॉलिटिकल सिचुएशन में लोग जो महिलाओं का इस्तेमाल कर लेते हैं, जो मतलब लोअर लेवल पे पंचायत स्तर पे चुनाव में महिलाओं को जो आरक्षण दिया गया, उसमें सब लोग सरपंच पति और ये प्रधानपति बन जाते हैं और बनने लगे। वो सचेत होकर के कि कहीं लोग अपनी अपनी बीवियों को अपने बदले टिकट नहीं दिलवा दें, ये कोशिश भी प्रियंका गांधी को करना चाहिए। और वो जितना काम कर सकती हैं और महिलाओं के बीच वो जितना जा सकती हैं, क्या है कि उनकी उपस्थिति ही महिलाओं में चेतना लाती होगी। इसलिए उनके बीच में जाना मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो जिस तरीके से भी जाएं। और आज जो कांग्रेस की स्थिति है उसमें जो भी कांग्रेस का नेता है, मैं ये मानती हूँ कि ग्रास रूट लेवल पे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की कमी हो गई है, कमी हो रही है। एक से एक आप देखिएगा, अगर आप अच्छा, पावर की लड़ाई ज्यादा है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बनने की लड़ाई, राजस्थान में ये पंजाब में किस तरह से बिगाड़ लिया पूरा खेल। ये सब चीजों को अगर उनको सचेत तरीके से सुलझाने की जरूरत है। और ग्रास रूट लेवल पे नेता लोग बहुत अच्छे हैं। आप डिबेट में जाइए तो एक संबित पात्रा और ये सुधांशु त्रिवेदी जो एकदम स्तरहीन है, उनके सामने चाहे वो पवन खेरा हो, श्रीनिति नेते, क्या नाम है उनका, मैं ठीक से नहीं बोल पा रही हूँ, नहीं वो श्रीनिति नेते कुछ ऐसे नाम है, और गौरव वल्लभ हैं, आपको ये अलका लांबा है, ये लोग कितना फैक्ट के साथ बहस करते हैं, अपनी बात रखते हैं, कन्विंसिंग तरीके से रखते हैं। वैसा ही तो केवल बड़बड़ कर करके रह जाता है और मजाक उड़ता है केवल। और तब भी सोचिए कि ऐसे लोग जब जा करके मीडिया में बोलते हैं, संबित पात्रा और सुधांशु त्रिवेदी जैसे लोग, तब भी उनका वोट संगठित हो रहा है, क्योंकि उनको इस सब चीज़ से कोई मतलब ही नहीं है। उनको केवल एक 1 पॉइंट प्रोग्राम हिंदू मुसलमान करना है। तो कोई हमारा जो प्रवक्ता है वो बुद्धिमान हो नहीं हो, इससे कोई बीजेपी को आज फर्क नहीं पड़ता है।
ऐसी जो विकट स्थिति है वैसे में कांग्रेस को ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की जरूरत है, ताकि ये जो सिमट गए थे वो थोड़ा तो फैलाव हो, और थोड़ा तो जवाब मिले, एक भी देख रही है विपक्ष, ना, हाँ एक विपक्ष बन पाए। नहीं जाए सत्ता में कोई बात नहीं, लेकिन आज सशक्त विपक्ष भी नहीं है हमारे यहाँ, उसकी कोशिश कर रही है अगर प्रियंका गांधी, तो बहुत अच्छी बात है। मैं उसका मैंने स्वागत करती हूँ कि उनको और आगे बढ़ के काम कांग्रेस खड़ी हो जाए, एक विपक्ष खड़ा हो जाए, ये जनता भी ये चाहती है। जनता ये इस उम्मीद पर है कि कोई एक मुखर और मजबूत विपक्ष तो रहना ही चाहिए। प्रियंका गांधी सफल होती दिख रही हैं उत्तर प्रदेश में, उनके जो कार्यक्रम हैं उससे ये पता चलता है कि प्रियंका गांधी चुनौती बन के खड़ी हो गई हैं। हम आगे इस पर नज़र रहेगी, हमारी हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल के इस कार्यक्रम में शाम को 6 बजे दिन भर की 6 बड़ी खबरों पर हम चर्चा करते हैं, आप भी शामिल होइए। बढ़ते हैं आज की दूसरी खबर की ओर। दूसरी खबर, देश में क्षमा करें, जलवायु परिवर्तन को लेकर बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। उत्तराखंड में अब तक 75 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। नेपाल में ये संख्या 88 से ज़्यादा है। केरल में भी 60 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है, और ये केवल बारिश और बाढ़ के कारण। उत्तराखंड में तो भूस्खलन हो रहा है, पहाड़ टूट के गिर रहे हैं, पुल टूट रहे हैं, नदियाँ रौद्र रूप धारण कर ले रही हैं, और इन सब के कारण अभी तक इतने लोगों की मौत हो गई है। अभी खबर ये आ रही है कि कश्मीर की घाटी में कई जगहों पर मौसम की पहली बर्फबारी और जम के बर्फबारी हुई है। माने ये बर्फबारी का समय था नहीं, लेकिन समय से पहले जम के बर्फबारी हुई है। इसी के साथ खबर ये आ रही है कि पर्वतारोहण कर रहे 17 लोगों का, जिनकी तलाश 18 अक्टूबर से ही चल रही थी, उसमें से 11 लोगों की बॉडी मिली है, माने उनका शव मिला है। तो कहीं ना कहीं उनकी मौत हो गई। ये बर्फ के तूफान में वो घिर गए, रास्ता भटक गए और उनकी मौत हो गई। तो अभी जो खबर आ रही है कि कश्मीर में बर्फबारी हो रही है, हालांकि पर्यटक उसका लुत्फ भी उठा रहे हैं, लेकिन मुश्किलें उत्तराखंड में, केरल में, नेपाल की तराई में पूरे भारतवर्ष के जो प्रांत हैं नेपाल के तराई में, उन सब जगहों पर मौसम ने बड़ी मार। अभी मौसम विभाग ने यह कहा है कि अगले 24 घंटों में अलर्ट जारी किया जा रहा है। राज्य के कई प्रांत में, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन सब प्रांतों में भारी बारिश हो सकती है। इसीलिए मौसम विभाग ने अलर्ट दिया। ये जलवायु परिवर्तन का ये असर तो है, हम लोग देख रहे हैं हर रोज कुछ न कुछ इस तरह की घटनाएं आ रही हैं। अब बर्फबारी हो रही है, पर्यटकों के लिए अच्छी बात है, पर यह भी मौसम से पहले हो रही है और थोड़ी ज़्यादा बर्फबारी हो रही है। तो एक इस संकट को किस तरह से आप देख रही हैं, और सरकारें अभी तक चेती नहीं, हमको लगता है कि ये मौसम के इस परिवर्तन को लेकर। आप सही कह रहे हैं। ये जो जलवायु परिवर्तन है या पर्यावरण की जो समस्या है, वो मानव जीवन की समस्या है। हम और आप का जीवन इस पे निर्भर करता है, और ये विश्व स्तर पे परेशानी हो रही है। कुछ देश की सरकारें अपने अपने तरीके से इसको डील करने की कोशिश कर रही हैं, तो इंटरनेशनल लेवल पे उसके सुमित होते रहते हैं और बातें होती हैं, लेकिन फिर भी ये एक इतनी बड़ी समस्या है कि उससे जूझने के लिए लंबी तैयारी करने की जरूरत है, और बहुत देर हो चुकी है। अब इसको देर करने की जरूरत नहीं है। बड़े देशों को इसकी चिंता नहीं दिखती है। प्रधानमंत्री ने अभी अमेरिका में भी कहा कि जलवायु परिवर्तन पे बात होनी चाहिए। जर्मनी में लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं इसको लेकर। बड़े देशों को चिंता क्यों नहीं होती है? वो लोग भी अपने तरीके से कुछ न कुछ कोशिश करते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले, मैंने बड़े देश की बात नहीं, इतना छोटा देश है भूटान। आप भूटान का जो हैप्पीनेस लेवल है वो देखिए कितना हाई है वहाँ के लोगों का। वो इसलिए कि वहाँ पे लोग 60% सरकार कहती है कि 60% जंगल को मेंटेन करना है, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ उसको मेंटेन करने के लिए अगर कोई होटल बन रहा है, सड़कें बन रही है, तो जितने पेड़ काटे जाएंगे उतने पेड़ लगाना है। और वहाँ की जो जनता है वो 70% उसको मेंटेन करती है, मतलब सरकार की अपेक्षा से ज़्यादा। लेकिन हम क्या करते हैं यहाँ, पॉलिटिक्स करके, पैरवी करके अपने को बचा लेते हैं। भूटान में सीधे 2 लेन है, हमारे यहाँ 4 लेन चाहिए, 6 लेन चाहिए। तो प्रायोरिटी यू हैव टू फिक्स ना कि हमको सड़क चाहिए, हमको मानव जीवन चाहिए। अब मानव जीवन ही नहीं रहेगा, उस सड़क पे चलेगा कौन? इसीलिए गांधी जी ने इसको माल डेवलपमेंट कहा था। वहाँ पे आपको कितनी भी देर लगे, यहाँ है तो 6 लेन हो जाएगा, तो शॉर्टेस्ट रूट हो जाएगा, हम तुरंत। अभी देखिए चुटू पालू घाटी जो हमारे रांची का है,
वहाँ मतलब हम लोग आते थे तो इंतजार किया करते थे कि अब घाटी आएगी और घाटी का आनंद लिया जाएगा। उसको इतना चौड़ा बना दिया, इतना चौड़ा हो गया है कि वो घाटी कब आती है कब खत्म होती है पता नहीं चलता है। जंगल उसी तरह से खत्म हो गए और सबसे बड़ी चिंता तो पहाड़ों के कटने की है। मतलब मैं चूंकि झारखंड से हूँ इसलिए मैं झारखंड को अच्छे से जानती हूँ कि जितनी राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, आप जंगल काट देंगे तो आप जंगल को लगाएंगे, लेकिन सरकार पट्टे दे रही है और पहाड़ियाँ टूट रही हैं। आप पहाड़ बना नहीं सकते, सासाराम के इलाके में तो खत्म हो गया पूरा, आप पहाड़ बना नहीं सकेंगे। तो आप तो इतना बड़ा मानव जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और आपको मतलब इतनी सी भी संवेदना नहीं है कि वो पहाड़ और वो जंगल और वो नदियां रहेंगी, जलवायु संतुलित रहेगी तब हम रहेंगे। तो ये केवल पॉलिटिकल नहीं बल्कि ये विश्वव्यापी मानव जीवन के साथ जुड़ी हुई समस्या है। तो इसको वैसे ही देखना चाहिए और अपने छोटे छोटे स्वार्थों से ऊपर उठ करके हमें इस समस्या को इंगित करना चाहिए और इसको मतलब इसको जन चेतना से जुड़ना चाहिए। कोई एक इसके लिए जागरण भी बहुत जरूरी है, लोगों में ये चेतना आए कि जलवायु परिवर्तन अगर बिगड़ा, जलवायु परिवर्तन के कारण अगर मौसम बिगड़ा तो ये बहुत बड़ा घातक इंसानियत के लिए, माने मानवता के लिए हो सकती है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर हमारी छोटी सी एक दुर्घटना की खबर है। बिहार के खगड़िया में गंगा नदी में स्नान करने गई 4 लड़कियां, छोटी बच्चियां थी और चारों पानी में डूब गई। अब तक उसमें से किसी का पता नहीं चल पाया है। तो अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जो जारी है, SDRF की टीम तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक किसी की बॉडी भी नहीं मिली है। तो ये डूब जाने की खबर, घटनाएं लगातार बढ़ी हुई हैं। गंगा के किनारे जिस तरह से गंगा में बालू का कटाव हो रहा है, जिस तरह से जहाँ से तहाँ से JCB लगाकर बालू निकाले जा रहे हैं, उसके कारण भी तट के आसपास बड़े बड़े गड्ढे बन जा रहे हैं और इसके कारण दुर्घटनाएं बढ़ गई हैं। गंगा में डूबकर मरने वालों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। फिलहाल मौसम बिगड़ने के कारण उत्तराखंड में ज़्यादा बारिश हो जाने के कारण गंगा ने रौद्र रूप धारण किया है। भागलपुर के इलाके में तो कई गांव के गांव गंगा के कटाव में समा रहे हैं। इसीलिए लोगों से आग्रह है कि तट पर न जाएं अगर वहाँ स्नान करने के लिए, और अपने बच्चों को भी रोकें कि वो पानी की तरफ, गंगा नदी की तरफ न जाएं। ये थी आज के दिन भर की 6 बड़ी खबरें। चलते चलते 1-2 खबरों पर हम चर्चा करेंगे। खबर ये है कि मानव किडनी को, माने सुअर का किडनी या मनुष्य में लगाया जा सकता है। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने इसका सफल परीक्षण किया है। अब ये हुआ है कि सुअर की किडनी मनुष्य के किडनी के जगह पर लगाया जा सकता है। तो क्या देह दान की जो यहाँ पर जो एक मुहिम चल रही थी वो अब ख़त्म हो जाएगी, लोगों को इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अब सुअर की किडनी ही लग जाएगी। हालांकि अभी इस पर वैज्ञानिक पूरी तरह से अभी साफ साफ कुछ कह नहीं पाए हैं। अमेरिका से ये खबर आई है कि एक सफल परीक्षण हुआ है। हमें उम्मीद है कि शायद ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि किडनी के लिए अब लोगों को आपाधापी में नहीं पड़ना पड़ेगा, किडनी अब बदला जा सकेगा। स्मार्टफोन अगर आप रिचार्ज करना चाहते हैं तो अब आपको उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। गूगल ऐप के जरिए अगर आप पे फोन के जरिए अपना रिचार्ज करा रहे हैं तो आपको 50 रुपये के रिचार्ज पर 1 रुपया और 100 रुपये के रिचार्ज पर 2 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज आपको देना पड़ेगा। ये प्रोसेसिंग फीस है। मैं पे फोन ने ये शुरू भी कर दिया है अब फीस काटना। तो ये थी आज की दिन भर की 6 बड़ी खबरें। चलते चलते 1-2 खबरों पर हमने आपसे बातचीत कर ली। कल शाम को, क्षमा करें, सोमवार की शाम को 6 बजे दिन भर की 6 बड़ी खबरों के साथ फिर हम हाजिर हो जाएंगे। खबरों की इस चर्चा में किरण जी ने आज हिस्सा लिया और उन्होंने महत्वपूर्ण विचारों से हमारे इस कार्यक्रम को और अच्छा और मजबूत बनाया। आपसे आग्रह है, किरण जी जैसे ही विचारवान लोग हमारे इस कार्यक्रम में हर रोज़ शाम को 6 बजे आते हैं। आप भी आइए, हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होइए, खबरों की चर्चा में आप भी शामिल हो जाइए। देखते रहिए विमर्श न्यूज़। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। आपको एक बार फिर मैं बताता हूँ, www.vimarsnewslive.com पे जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी दबाइए। तो देखते रहिए विमर्श न्यूज़। कल तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।